आपके सामने है चार्ल्स डिकेंस की नोवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज चैप्टर नंबर 8 पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अब इस चैप्टर को। बरसात के चले जाने के बाद सिडनी कार्टर ने मिस्टर जार्विस लोरी से बातें की, जो चार्ल्स की हालात के बारे में जानकर बड़े ही दुखी थे। मिस्टर जार्विस लोरी बोले, मैंने सोचा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पास फ्रांस को छोड़ने के लिए एक पास भी है और मैं यहां से जाने के लिए भी तैयार हूं। सिडनी कार्टर मिस्टर जार्विस लोरी से पूछती हैं कि अब बेचारी लूसी अब कैसी है। मिस्टर जार्विस लोरी सिडनी कार्टर को बताते हुए कहती हैं कि लूसी बहुत चिंतित और दुखी रहती है, लेकिन अभी भी पहले जैसी सुंदर है। सिडनी कार्टर इस बात को सुनकर एक लंबी सी आह भरते हैं, लगभग सिसकने जैसी। इससे मिस्टर जार्विस लोरी का ध्यान कार्टर के चेहरे की ओर आकर्षित हुआ। अब एक छाया सिडनी कार्टर के ऊपर से इतनी तेजी से गुजरी जैसे एक धूपधार पहाड़ी पर बादल छा जाता है। वहां जलती आग की रोशनी में उसका चेहरा पीला लग रहा था। उसके लंबे भूरे बाल उसके चेहरे चारों ओर लटक रहे थे। सिडनी कार्टर ने कहा, बेहतर होगा कि मिस्टर लोरी मैं उससे ना मिलूं। वह हजारों बात सोच सकती है और भी परेशान हो सकती है मुझसे मिलकर। कृपया उसे मेरे बारे में ना बताएं। कार्टर ने मिस्टर लोरी के साथ लूसी के घर चलने का फैसला किया। लेकिन उसने मिस्टर जार्विस लोरी को वहीं छोड़ दिया और कुछ ही दूरी पर जाकर वह रुक गया। मतलब चलते चलते कुछ ही दूरी पर जाकर रुक गया। फिर वह एक बंद गेट की ओर मुड़ा और उसे छुआ। उसने हर दिन लूसी के ला फोर्स में जाने के बारे में सुना था। सिडनी कार्टर उस जगह को देखकर बोलता है, वो इधर से ही आई होगी, वो इसी तरफ मुड़ी होगी, इन पत्थरों पर अक्सर चली होगी। मुझे उसके कदमों पर चलने दो। रात के 10 बज रहे थे जब वह ला फोर्स के जेल के बाहर खड़ा था। वहां वुड कटर अपनी दुकान बंद ही कर रहा था। तभी कार्टर ने उससे बातें की और फिर उसके बाद सड़कों पर तब तक चलता रहा जब तक कि वह एक खुली दवा की दुकान के सामने नहीं आ गया। उसने अंदर जाकर काउंटर पर एक कागज का टुकड़ा रख दिया। केमिस्ट ने उस कागज के टुकड़े को देखा। पहले वो उस कागज के टुकड़े को देखकर हैरान हुआ, लेकिन फिर 2 पैकेट तैयार कर सिडनी कार्टर को दे दिए। उस केमिस्ट ने पैकेट देते हुए कहा, आप इन दोनों पैकेट को ध्यान से अलग अलग रखना। क्या आप जानते हैं अगर आप इन दोनों को मिला दोगे तो क्या होगा? सिडनी कार्टर ने कहा, मैं पूरी तरह से जानता हूं। सिडनी ने का फिर इसके बाद वहां से निकल जाने के बाद सिडनी का उस रात सोने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए इसके बजाय वह समुद्र के किनारे चला गया और सवेरे होते देखा। तब वहां पे रुकते हुए उसके पिता के समाधि पत्थर पर लिखे हुए शब्द उसके मन में उठ रहे थे। मतलब कहने चाहती हैं कि जब उसके पिता की डेथ हुई थी और उसके जो समाधि पत्थर बना हुआ था उस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे और वो शब्द अभी भी उसके मन में बार बार चल रहे थे। वो शब्द थे कि भगवान ने कहा है कि मैं ही प्रलय हूं, मैं ही जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी नहीं मरता। शहर को जागता देख उसके मन में बार बार यही शब्द घूम रहे थे। जब शानदार सूरज पेरिस के आसमान में ऊपर उठा, उसने कुछ ब्रेकफास्ट और कॉफी से नाश्ता किया और चार्ल्स के मुकदमे के लिए चला गया। अब इसके बाद दूसरे सीन में दिखाया गया है कि मिस्टर लोरी और डॉक्टर मैनेट पहले से ही कोर्ट रूम में सामने लूसी के साथ बैठे थे। कार्टर भीड़ से छुपकर एक कोने में अकेला बैठ गया। चार्ल्स को लाए जाने पर प्रेसिडेंट ने अदालत को संबोधित किया। मतलब जैसे ही चार्ल्स अंदर कोर्ट में आया, प्रेसिडेंट ने सबको संबोधित करते हुए बैठने को कहा। प्रेसिडेंट पूछते हैं, क्या चार्ल्स पर खुले तौर पर आरोप लगाया गया है? वकील कहता है, जी मिस्टर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट फिर पूछते हैं कि इस पर किसके द्वारा आरोप लगाया गया है? वकील कहता है कि वो अर्नेस्ट डिफार्ज, जो कि सेंट एंटोनी में कैफे के मालिक हैं, और उनकी वाइफ डिफार, इन दोनों ने इन पर आरोप लगाया है। फिर प्रेसिडेंट ने कहा, अच्छा ये बात है। वकील कहता है, और एक और भी है जिन्होंने इस पर आरोप लगाया है। वो है डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट डॉक्टर। तभी इस शब्द पर डॉक्टर पीला पड़ गए और उठ खड़े हुए
उन्होंने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं इस बात का विरोध करता हूं, आपसे कुछ गलती हुई है, आरोपी मेरा दामाद है। प्रेसिडेंट ने डॉक्टर की ओर कड़ी नजर से देखा और कहा, अगर राज्य आपको अपने बच्चे का बलिदान करने के लिए कहता है तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। डिफार्ज अब इसके बाद डिफार्ज हाथ में कागज का एक टुकड़ा लेकर आगे आया और कहा, यह अकाउंट 15 नॉर्थ टावर से के उस दिन पाया गया जब हमने बेस्टाइल पर हमला किया था। ठीक है, और कैदियों को मुक्त कराया जाता। मतलब ये कहना चाहते हैं, डिफार्ज कह रहे हैं कि ये अकाउंट यानी जो कागज वो ले रही थी उसके बारे में जानकारी देते हुए कहती हैं कि ये 15 नॉर्थ टावर के उस दिन पाया गया जब हमें बेस्टाइल पर हमला किया था, यानी उसी कारागार पर जहां पर 18 साल तक डॉक्टर को कारावास में रहना पड़ा था। उस समय उन्होंने डॉक्टर बेनेट ने ये अकाउंट लिखा था। ऑफिसर ऑफ कोर्ट, प्लीज इसे पढ़ें। मतलब यहां पर अब डिफार्ज ने एक कोर्ट के ऑफिसर को पेपर पकड़ा दिया जिससे कि वो सबके सामने इसको पढ़ सके। ऑफिसर आगे आता है और उसे पढ़ता है। अब देखिए उसके बारे में क्या लिखा है पर्चे में, उस बारे में हम वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। वीडियो आज यहीं पर खत्म होती है और नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर आपके